अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 जो कि है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलें पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका केस नंबर 2 पढ़ेंगे, केस नंबर 1 और उसके रिलेटेड जो ग्राफ यूनिट्स ऑफ के हाफ लाइफ थे वो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे इसका, और साथ में हम इसके हाफ लाइफ कि होती है इसकी कि नहीं होती, ये चीज़ हम देखेंगे। क्यों नहीं, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के सेकंड केस की, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। और साथ में हम इसके यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स ऑफ के, फिर ग्राफ देखेंगे। और साथ में आज हम आपसे एक ग्राफ भी देंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे आप बताएं कि कौन सा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट है कि सेकंड है। ठीक है, आपने वो डिटरमाइन करना होगा ग्राफ से। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखा है कि केस नंबर 2 है, क्या है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ना हो। क्या मतलब कि कैसे, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे भी यानी कि इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी। अब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों क्या सेम नहीं होगी, दोनों क्या डिफरेंट होगी। यही बात की गई है, यानी कि टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल। अब अगर दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो दोनों क्या प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। जब टाइम जीरो होगा तो क्या होगा, ए जो है ए होगा और बी की जो है बी की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, और प्रोडक्ट क्या हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब जब टाइम टी होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चेंज होता है, तो क्या अवेलेबल कंसंट्रेशन हो जाती है ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट क्या हो जाता है एक्स। ठीक हो गया। अब इससे अगर रेट इक्वेशन हमें निकालना है तो कैसे होगी, क्या डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना ए की कंसंट्रेशन और बी की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है ना, ये वाली ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है हमने रिएक्टेंट्स की। ठीक है, पुट कर दी हमने, ये हो गई हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हमने सेपरेट करना वेरिएबल्स को एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, कैसे करेंगे सेपरेट, कि ये के साथ क्या ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर दूसरी तरफ जाके क्या डिवाइड हो जाएगी, और डी टी जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स। अब क्या इंटीग्रेशन इन पे अप्लाई करते हैं, या इंटीग्रेशन की लाइन हमने अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम इसी तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इसकी डेरिवेशन। ठीक है, उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो है ना 1/a-x और b-x है, अवेलेबल कंसंट्रेशन थी इज इक्वल टू क्या, ए की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a-x, उसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन, प्लस बी रिएक्टेंट है तो उसकी क्या अवेलेबल कंसंट्रेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, कि मल्टीप्लाई करना a-x और b-x को बोथ साइड्स पे। ठीक हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया जहाँ पे। अब इधर भी मल्टीप्लाई होगा ए ओवर ए माइनस एक्स, इसके साथ भी क्या ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इधर भी क्या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये ए माइनस एक्स है बी माइनस एक्स है, ये क्या ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो बाकी क्या बचा 1। ठीक हो गया, अब ए ओवर ए माइनस एक्स है, यहाँ पे भी क्या ए माइनस एक्स है, दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, ए इंटू बी माइनस एक्स बच गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी ओवर बी माइनस एक्स था, इधर भी क्या बी माइनस एक्स है, दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बाकी क्या बचा, बी इंटू ए माइनस एक्स यहाँ पे बच गया। ठीक हो गया, अब क्या करना है, एक दफा हमने बी माइनस एक्स को ले लेना है। ठीक है, ये इक्वेशन रख लिया नाम ए। ठीक हो गया, इस इक्वेशन का नाम ए रखा है। ठीक हो गया, तो एक दफा बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो रख लेना, एक दफा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने जीरो रख लेना। यहाँ से क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, कैसे करते हैं, चलें करते हैं। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा, तो ये जो माइनस का एक्स था इधर आके प्लस का एक्स हो गया, यानी कि अब जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आएगी ना इस इक्वेशन में, वहां पे हमने एक्स की जगह ए पुट कर देना है। ठीक हो गया, कैसे कि पुट करें हम 1 इज इक्वल टू क्या ए इंटू बी माइनस एक्स था ना, एक्स की जगह पे क्या हमने ये ए पुट करना है, कर दिया पुट हमने, प्लस बी इंटू ए माइनस फिर एक्स है, एक्स की जगह पे हमने क्या ए पुट कर दिया। ठीक हो गया, ए यहाँ पे पुट कर दिया। अब a माइनस ए है, ये दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी की हमारे पास जीरो हो जाएगा सारा। ठीक हो गया, अब ये बाकी क्या ये वाला बच गया। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर डिराइव करनी है तो क्या a वैसे का वैसे ही रहेगा, ये b माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर b माइनस ए आ गया। ठीक है, अब हमने अगर वैल्यू अरेंज करनी है, यानी कि ए को स्टार्ट में लाना, बी को हमने बाद में लिखना है, यानी कि ए माइनस बी लिखना चाह रहे हैं तो क्या इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, कि माइनस का साइन से क्या दोनों के साइन ए का और बी का चेंज हो जाएगा, जिसकी
वजह से क्या a इक्वल आ गया -1/a-b के, ठीक हो गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हमने b की वैल्यू डिराइव करनी है। कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू क्या x आ गया, ठीक हो गया। अब जहाँ पे भी x आएगा ना इस पूरी इक्वेशन में, वहाँ पे क्या हमने ये b लगा देना है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू a था, b माइनस एक्स था, अब x की जगह पे क्या हमने b पुट करना है, ठीक हो गया। b माइनस b आ गया, प्लस b इंटू a माइनस एक्स था, x की जगह पे क्या b पुट किया हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे b और b माइनस b प्लस में माइनस का था, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी a पूरा क्या होगा 0 हो गया, प्लस b इंटू ए माइनस बी था, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने b की वैल्यू ड्राइव करनी है तो क्या करेंगे, b यहीं पे रहेगा और ये क्या 1 माइनस ए माइनस बी इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दूसरी साइड पे आके क्या डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने ये b की वैल्यू भी डिराइव कर लिया, ठीक हो गया। अब ये दोनों a माइनस बी है ना, a की और b की वैल्यूज हैं ये हमने क्या इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करनी है, b की वैल्यू जो निकली है हमने इस जगह पे पुट कर देनी है, ठीक हो गया। अब a की वैल्यू पुट कर दी हमने, a की वैल्यू थी -1/a-b था, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी क्या b था, b और b माइनस एक्स था ना, तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/a-b, ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज तो पुट हो गया, इन पे अब इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई होगी, इंटू डी एक्स साथ में आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इंटू ओवरऑल क्या डी एक्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन इस पार्ट पे भी और दूसरे पार्ट पे भी दोनों में डिफरेंट कर देनी है, ठीक हो गया, ठीक है। हमने डिफरेंट कर दिया। अब देखें तो इसमें भी 1/a-b है, इसमें भी क्या a-b है, ठीक है। दोनों चीज़ें दोनों के अंदर है ना, यानी कॉमन ली जा सकती हैं, तो इन दोनों को क्या इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/a-b क्या बाहर निकल गया, इंटू क्या 1/a-x इंटू डी एक्स रह गया, प्लस इसमें भी क्या a-b था, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इंटू इंटीग्रल है 1/b-x वैसे ही आ गया, इंटू डी एक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। दिस स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या 1/a-x इंटू डी एक्स लिख लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये a-x नीचे क्या प्लस का, ऊपर जाके क्या होगा माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या +1 ऐड करते हैं, लेकिन जब डेरिवेटिव लेना होता है तो क्या होता है कि -1 करते हैं, ठीक है। अब ये जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या ये जो -1 होता है ये हम एक दफ़ा स्टार्ट में भी तो लिखते होते हैं ना, तो ये स्टार्ट में हमने माइनस लिख दिया इसका साइन, ठीक हो गया। अब जब इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है तो कैसे होगी कि जो नेचुरल लॉग लिख लेना इसके साथ, ठीक है। ये माइनस का साइन तो वैसे ही आएगा ना, माइनस का साइन ये आ गया, नेचुरल लॉग a-x ठीक हो गया, प्लस 1/a-b वैसे का वैसे ही आ गया बाहर, और यहाँ पे भी क्या है लिमिट अप्लाई है, और माइनस ये जब सोल्व करेंगे ना, जैसे ये सोल्व किया a-b वैसे ये वाला b-x भी सोल्व करना है, ठीक है। नेचुरल लॉग साथ में आ जाना, माइनस का साइन और नेचुरल लॉग आ जाएगा, इंटू b-x आ गया, ठीक हो गया। ये स्टेप समझ आ गई है। अब आपने जब भी ये सॉल्व करनी है ना डेरिवेशन, आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे डेरिवेशन आती नहीं है। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल होती है, वैसे इसको थोड़ी मैथमेटिकली हमने करना होता है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपने हमेशा यही समझना है कि मुझसे ज़्यादा तो फिजिकल केमिस्ट्री किसी को आती ही नहीं है, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है और फिर ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, हमेशा आपको फिजिकल केमिस्ट्री टॉप पे आएगी, ठीक हो गया। ये स्टेप हो गया हमारा क्लियर। अब ये जो माइनस का साइन था इसके साथ और इधर भी माइनस का साइन था, ठीक है, ये दोनों क्या माइनस के साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक हो गया। अब 1/a-b इंटू ये क्या लिमिट है x, और ये 0 से स्टार्ट हुआ x तक जा रहे थे, तो क्या नेचुरल लॉग a-x आया, और यहाँ पे प्लस 1/a-b था ना, तो यहाँ पे क्या ये माइनस का था, प्लस और माइनस जब होता है तो क्या प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाता है, और ये क्या नेचुरल लॉग आ गया और b-x आ गया, ठीक हो गया। ये जो 1/a-b यहाँ पे 1/a-b था ना, ये दोनों हमने क्या किए कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी और ये दोनों कॉमन ले लिए, एक जगह पे लिख लिया 1/a-b, बाकी ये वाला रह गया, ठीक है, लिमिट्स में। अब जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है ना, माइनस का साइन का क्या मतलब होता है कि इसने यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइड होना है, ठीक हो गया। अगर प्लस का साइन होता तो क्या मतलब होना था कि इसने मल्टीप्लाई होना है, अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड, यानी कि नेचुरल लॉग दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया नेचुरल लॉग a-x, माइनस का साइन था इन्हें डिवाइड कर दिया और b-x आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये लिमिट्स अप्लाई हुई थी, ठीक है। अब लिमिट्स हमने खोलनी है कैसे कि एक दफ़ा अपर लिमिट लिखनी है, एक दफ़ा क्या माइनस में लोअर लिमिट लिख देनी है, ठीक हो गया। कैसे कि 1/a-b वैसे का वैसे ही आ गया। अब अपर लिमिट है, यानी कि अपर लिमिट में x की वैल्यू के x ही हमने रहने देनी है, नेचुरल लॉग a-x ओवर b-x था, ठीक हो गया। अब
लोअर लिमिट लिखनी है ना, तो लोअर लिमिट ये माइनस का साइन वैसे ही, और लोअर लिमिट क्या, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स था ना यहाँ पे, तो एक्स की जगह हमने क्या, ये जीरो था ना, जीरो से स्टार्ट हुआ था, यानी एक्स की जगह हमने क्या जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, और बी माइनस एक्स था तो बी एक्स की जगह पे हमने क्या ये जीरो पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखिए माइनस नेचुरल लॉग ए ओवर, बाकी सारा सेम है ये, यहाँ पे चेंज है कि माइनस नेचुरल लॉग ए ओवर बी आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा दें, यानी कि बी को ऊपर ले जाएं और ए को नीचे ले जाएं, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह क्या प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, देखें नेचुरल लॉग बी ओवर ए आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई होना है इनके साथ। ठीक है। अब नेचुरल लॉग है तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस एक्स के साथ, और यहाँ पे a क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस एक्स के साथ। ठीक हो गया। चलें अब नेक्स्ट करते हैं, dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये शुरू से चलता आ रहा था ना, साइड पे हम साइन लगा रहे थे, हो गया इज इक्वल 1 ओवर a माइनस बी, चलो b ओवर a माइनस माइनस एक्स बी माइनस, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो अब ये हमने एक दफ़ा पढ़ा था कि dx ओवर dt, जब हमने याद है सेपरेट किया था वेरिएबल्स को, और फिर कहा था कि इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई करनी है, कौन सा स्टेप था ये वाला, कि इसमें dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, के डी टी के इक्वल था ना स्टार्ट में, ये देखें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है वो के टी के इक्वल आ सकती है ना, के डी टी, यानी कि डी टी का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या टी आ जाएगा टाइम का, तो के टी आ गया। ठीक हो गया। इज इक्वल टू सेम वही चीज़ आ गई। ठीक हो गया। ये क्या हमारे पास आ गई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ कैसे, कि ये जो 1 ओवर ए है ना, a माइनस बी है, इसने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारा तो सेम ही है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख लेनी है, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है। y की वैल्यू क्या है, ये होगी, और m की वैल्यू क्या है, ये वाली इधर a माइनस बी इंटू के, और x की वैल्यू क्या है, t आ गई यहाँ। ठीक हो गया। और c, यहाँ पे c की वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पे, यानी कि c क्या इक्वल जीरो क्या है, यानी कि इंटरसेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जब इंटरसेप्ट प्रेजेंट हो तो कभी भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे लिख ली हमने, नेचुरल लॉग b इंटू ए माइनस एक्स ओवर a इंटू बी माइनस एक्स हो गया। ठीक हो गया। टाइम के वर्सेस हो गया ये। ठीक हो गया ग्राफ। और इसकी स्लोप क्या है, स्लोप हमें यानी m बता रही है कि a माइनस बी इज इंटू के आ गया। ठीक हो गया। दिस इज स्लोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ के की। यूनिट्स ऑफ के हमने लास्ट वीडियो में निकाले थे कि सेकंड ऑर्डर के भलाई केस नंबर 1 हो या फिर केस नंबर 2 हो, यूनिट्स ऑफ के कभी भी चेंज नहीं होते। वो इसी इक्वेशन से क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, टी के इक्वल कर के यूनिट्स है, के क्या तो साथ में टी था ना वहाँ पे, तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से के यूनिट्स हमने डिराइव कर लेना। कैसे कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ए माइनस बी कंसंट्रेशन है, तो क्या कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, बी भी कंसंट्रेशन है, ए भी कंसंट्रेशन, ये सारे के हमने यूनिट्स इसके पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब ये क्या मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा, ये सेकंड टाइम ऊपर जाके पर सेकंड आ जाएगा। देखें मोल है, ऊपर जाके क्या पर मोल बन गया, डीएम माइनस क्यूब था तो ऊपर जाके क्या प्लस का हो गया। ठीक है। ये हमारे पास आ गए के यूनिट्स। ठीक हो गया। अब ट्रिक बताई थी उससे भी आप ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए हुए यूनिट्स ऑफ के। ठीक है। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ में क्या है कि जब ये हमने देख रहे थे ना कि इनिशियल कंसिडर टू रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, यानी कि दोनों की कंसिडरेशन क्या सेम नहीं है, तो हाफ लाइफ में क्या होता है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जब क्या, व्हेन हाफ ऑफ द ए कन्वर्टेड इनटू बी, या फिर हाफ ऑफ द बी कन्वर्टेड इनटू ए होगा। ठीक है। तब की हाफ लाइफ कभी भी डिटेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ हमेशा तभी डिटेक्ट होगी जब क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स जो होती है वो सेम होगी। ठीक है। डिफरेंट भी हाफ लाइफ डिटेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है। इसकी हाफ लाइफ नहीं है। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल कि जितना भी हमने ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं, सारे केसेस पढ़े हैं हमने, तो अभी हमने ग्राफ भी साथ साथ आपको समझाए थे, तो वहीं से हम क्या देखते हैं, कर्व्स मैंने ड्रा किए हैं, तीनों में से आपने डिटेक्ट करना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर कौन सा है, कौन सी कर्व बता रही है। ठीक है। डिटेल में जरूर कमेंट में बताइएगा। पहला है, चलें डिस्कस करते हैं इसको। पहला जो पहली स्ट्रेट लाइन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के गिर्द ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर। ठीक है। जीरो ऑर्डर को शो करती है। जो सेकंड कर्व है वो क्या, फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रही है। ठीक है। और जो तीसरी कर्व है वो क्या, सेकंड ऑर्डर को शो कर रही है। ठीक हो गया। अब ये हमने ऐसे क्यों किया,
क्यों किया? क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रीज़न क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो उससे क्या, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन टाइम, यानी कि इन दोनों की वर्सेस क्या, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या, टाइम पे ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू करता है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये सबसे ज़्यादा क्या, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये उससे कम है और ये सबसे कम है, यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक हो गया। ऐसे क्या, हम कर्व से भी, ग्राफ से भी, या जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।